हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आपातकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपातकाल एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें देश के सामने कोई प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम से सुलझने के लिए, मतलब जो भी प्रॉब्लम देश के सामने है उस पे काबू पाने के लिए आपातकाल लागू किया जाता है। आपातकाल में क्या होता है कि नागरिकों के कुछ अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं ताकि कोई रुकावट ना आए उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। तो आपातकाल का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत है। तो सबसे पहला आपका यही क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस संविधान के किस भाग के अंतर्गत आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो भाग 18 के अंतर्गत किया गया है। अब आपातकाल जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में पूरे देश को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और पूरे देश के अंदर ही आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। अब देखिए, आपातकाल की घोषणा करता कौन है? तो आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा पूरे देश के अंदर आपातकाल लगा दिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आपातकाल आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। हम या तो ये कहें कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है, या ये कहें कि धारा 352 लगा दी गई है। तो एक ही बात है। राष्ट्रीय आपातकाल किस में आता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की अगर डिटेल में बात करते हैं तो कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो सबसे पहला कारण होता है बाहरी आक्रमण, यानी कि कोई दूसरा देश अगर भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है तो उस टाइम पे भारत के सामने एक बड़ी समस्या है। तो उस समस्या से सुलझने के लिए क्या किया जाता है? आपातकाल लगा दिया जाता है। आपातकाल में क्या होगा कि जो नागरिक हैं भारत के, उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी धार्मिक स्वतंत्रता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं। क्यों छीन ली जाती हैं? देखिए, दूसरे देश का हमला हुआ है तो ऐसे में सेना को भी देश में एक जगह से दूसरी जगह बॉर्डर पर भेजा जा सकता है। तो उसके लिए भी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है फास्टली होनी चाहिए। इसके अलावा अगर नागरिक बाहर घूम रहे हैं तो ऊपर से कोई हमला हो जाता है, वायुयान से कोई हमला होता है, या फिर और कोई बम वगैरह फेंक दिए जाते हैं। इस तरीके की सिचुएशन से थोड़ा सा काबू पाने के लिए, देखिए, हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। देश में कर्फ्यू वगैरह लगा दिए जाते हैं, लोगों से उनसे बाहर घूमने की स्वतंत्रता जो है छीन ली जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बाहरी आक्रमण के दौरान लगे आपातकाल की, तो ये जो आपातकाल होता है इसमें लोगों से उनकी स्वतंत्रता छीनी जाती है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जाती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है देश में आपातकाल लगने का, वो होता है देश के अंदर विद्रोह। देश में अगर किसी भी तरह से विद्रोह हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, किसी बात को लेकर उनमें विरोध हो गया है, तो राष्ट्रपति उस टाइम पे आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तीसरी तरह का जो आपातकाल है वो कौन सा होता है? ये था अशांति के कारण। ठीक है, अब ये जो अशांति का मतलब क्या है कि देश के अंदर अशांति फैल जाती है किसी ना किसी कारण से, तो उस टाइम पे भी राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकता है। लेकिन ये जो आपातकाल है, अशांति के कारण जो आपातकाल लगा था, ये जो है 1975 में लगा था, और उस टाइम पे देश की प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी होती थी। अब इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल की घोषणा करवा दी, जो राष्ट्रपति होते थे उस टाइम पे उनको बोल के। अब उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, लेकिन बाद में जब आपातकाल ख़त्म हुआ था 1977 में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूँ। जब जो है ये आपातकाल ख़त्म हुआ 1977 में, तो उस टाइम पे चुनाव हुए, और चुनाव के बाद जो दूसरी पार्टी थी वो सत्ता में आई, जनता पार्टी, और उन्हीं के जो नेता थे मोरारजी देसाई, उनकी सरकार बनी। अब उनकी सरकार बनने के बाद उन्होंने क्या किया था? एक कमीशन बनाया था जिसको कि शाह आयोग कहा जाता है। अब उस शाह आयोग ने इसकी जो है जांच पड़ताल की थी, तो ये माना गया था कि ये आपातकाल गलत लगाया गया था, इसकी ज़रूरत नहीं थी देश में। ये जो आपातकाल लगाया था अशांति के कारण 1975 में इंदिरा गांधी जी ने,
वो सही नहीं था। इसी वजह से उस दिन के बाद से इस आपातकाल को ख़त्म कर दिया गया है। और उस टाइम पे जो राष्ट्रपति होते थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद होते थे। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी जी ने जो है बोला था कि आपातकाल की घोषणा देश में कर दीजिए, और जो है घोषणा कर दी गई थी। इसी वजह से ये गलत साबित हुआ, इस वजह से इसको हटा दिया है। मतलब अब अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहें तो ये अशांति के कारण जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए, जो संविधान में संशोधन किया गया था उसमें कुछ शब्द यहाँ पे ऐड कर दिए गए। उसमें जो है आंतरिक अशांति की जगह यहाँ पे ऐड कर दिया सशस्त्र विद्रोह, कि अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होता है ना तभी आप आपातकाल लगा सकते हो, अशांति के कारण नहीं लगा सकते। जैसे कि अभी हम करंट का एग्जांपल लेते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो किसान आंदोलन के चलते हम आपातकाल की घोषणा थोड़ी ना कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट चाहेगा कि देश में ना किसानों ने आंदोलन कर रखा है तो हम आपातकाल लगा देते हैं। किसकी वजह से? आंतरिक अशांति की वजह से। लेकिन ये नहीं किया जा सकता क्योंकि उस मुद्दे को ही ख़त्म कर दिया गया है, संविधान में संशोधन करके उस धारा को हटा दिया गया है और उसके जगह जो शब्द यूज़ किया है वो है सशस्त्र विद्रोह। मतलब अगर ये किसान जब तक शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी डिमांड मंगवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक इनके ऊपर कोई भी आप आपातकाल वगैरह की सिचुएशन नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, जब यहाँ पे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा तो उस टाइम पे देश में जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से लग सकता है, 3 कारणों से लग सकता है। बाहरी आक्रमण की वजह से, देश में विद्रोह की वजह से और अशांति की वजह से। अशांति की वजह से 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी जी ने जो है इसको लगवाया था और इसका मिसयूज उस टाइम पे किया गया था, इसी वजह से इसको हटा दिया गया है। अब देखिए आपातकाल में क्या होता है। आपातकाल जो है मान लीजिए राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, ठीक है, ये तो कारण बता दिए मैंने आपको। कारण बताने के बाद जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो वो आपातकाल 30 दिन के लिए मान्य रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है उस टाइम पे किसी की सलाह नहीं लेगा क्योंकि कैसी सिचुएशन है, आपातकाल की इमरजेंसी है, देश में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से राष्ट्रपति को डिसीजन लेना है। तो राष्ट्रपति ने डिसीजन ले लिया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, धारा 352 लगा दी। लेकिन वो आपातकाल कब तक मान्य रहेगा? 30 दिन तक मान्य रहेगा। अब अगर उसको 30 दिन से ज़्यादा आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए संसद की अप्रूवल की ज़रूरत होगी, संसद को अपना अनुमोदन देना पड़ेगा, ठीक है। अब संसद अगर 30 दिन के अंदर अंदर अपना अनुमोदन दे देती है, यानी कि उसको अप्रूवल दे देती है संसद उस आपातकाल को, तो वो बढ़ जाएगा 6 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर संसद ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको अप्रूवल नहीं दिया, तो वो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब राष्ट्रपति ने कर दी तो वो कितने दिन के लिए मान्य है? वो 30 दिन के लिए मान्य है। 30 दिन के अंदर अंदर उसको संसद का अनुमोदन मिलना जरूरी है। अब संसद का अनुमोदन क्यों चाहिए? क्योंकि देश पे शासन अकेले राष्ट्रपति का नहीं है, ठीक है। देश के ऊपर शासन कौन करेंगे? जो है जनता के रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, जनता के प्रतिनिधि करेंगे, जिसको जनता ने चूज करके भेजा है। अब उनका क्या रोल होगा अगर प्रेसिडेंट ही सारे डिसीजन लेगा? तो इसीलिए यहाँ पे संसद का अनुमोदन जरूरी है। और अगर संसद अनुमोदन दे देती है तो उसको 6 महीने के लिए लागू रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या आती है कि अगर 6 महीने से पहले उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता है तो वो 6 महीने से पहले भी हटा दिया जा सकता है आपातकाल। और अगर 6 महीने के बाद तक भी समस्या का समाधान नहीं होता है, वो सिचुएशन ऐसी की ऐसी है, मान लो किसी दूसरे देश ने हमला किया था तो वो सब ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर देश में विद्रोह हो गया था वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या होगा? संसद उसको 6 महीने के लिए दोबारा बढ़ा देगी। इस तरीके से उसको 6-6 महीने के लिए करके संसद कितने भी टाइम के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे ही देश के अंदर 352 धारा लगती है, आप जो है साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इन चीज़ों को नोट्स वगैरह बनाने में आपको हेल्प मिले। अब देखिए जैसे ही 352 अनुच्छेद लागू होता है उसके साथ साथ ही ऑटोमेटिकली धारा 358 लग जाती है, ठीक है। इसके लिए जो है कोई अलग से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही धारा 352 लगेगी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, धारा 358 जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अब ये धारा 58 जो है 358 क्या है?
इसके अंदर अनुच्छेद 1 से लेके 6 तक अलग अलग तरीके की स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को। वो सारी की सारी स्वतंत्रता जो है नागरिकों से छीन ली जाएगी। ये जो स्वतंत्रता है इसमें जैसे कि अभिव्यक्ति का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, भाषण का अधिकार है, किसी भी जगह पर घूमने फिरने का अधिकार है, वो सारे अधिकार जो है नागरिकों से छीन लिए जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो धारा 358 अलग से लगानी पड़ेगी, नहीं, वो ऑटोमेटिकली है कि जैसे ही धारा 352 लगेगी ये जो धारा है 358 ये लग जाएगी। यानी कि जो 1 से लेके 6 तक अनुच्छेद में जितने भी अधिकार लोगों को दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं, वो उनसे छीन लिए जाएंगे। इसके बाद आती है धारा 358। देखिए ये जो 359 जो 358 है वो तो ऑटोमेटिकली लग जाएगी, लेकिन 358 लगानी है या नहीं लगानी है ये कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा संसद की सलाह से। अब ये जो 358 है इसमें भी अलग अलग तरीके के अधिकार लोगों को दिए गए हैं। इसमें जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक अलग अलग धाराएं दी गई हैं, अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। अब देखिए उनमें से कुछ हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे। जैसे कि 12 से 35 के बीच में अगर बात करते हैं तो जो धारा 25 है, अनुच्छेद 25 जो है उसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए धर्म ज़्यादा महत्व रखता है या फिर देश की सुरक्षा ज़्यादा महत्व रखती है? अगर किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया तो उस टाइम पे हम धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में थोड़ी ना रखेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि अभी 2020-21 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था। ठीक है, देश में जो है इमरजेंसी से तक पहुँचने की सिचुएशन लगभग आ चुकी है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया गया है? लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। कौन सी स्वतंत्रता? घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ठीक है, वो कहीं भी नहीं आ जा सकते थे। काफ़ी जो है टाइम के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइम तक जो है इस पर पाबंदी लगा दी। जो धारा 144 लागू कर दी कि आप जो है ना घरों से बाहर बेवजह नहीं निकल सकते। फिर थोड़ी थोड़ी छूट दे दी गई। और इसके अलावा जो दूसरे देशों में भी नहीं जा सकते, दूसरे देशों से नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही थी और उस वजह से लोगों की जीवन की सुरक्षा उसको जो है ज़्यादा ध्यान में रखना जरूरी था। तो धार्मिक स्वतंत्रता को उस टाइम पे क्या कर लिया? कुछ टाइम के लिए उस पर पाबंदी लगा दी। आप मंदिर मस्जिद में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई और सिचुएशन होती है जिसमें आपातकाल लगाया जाता है तो उस टाइम पे ये स्वतंत्रता जो है छीनी जा सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था चलाने का अधिकार है, वो भी छीना जा सकता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 23 है वो क्या कहता है? 23 के अंतर्गत एक बात कही गई है कि किसी से हम ना बेगार नहीं करवा सकते। मतलब हम बिना पैसा दिए किसी भी इंसान से काम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इस अधिकार को भी छीना जा सकता है, यानी कि लोगों से बेगार करवाई जा सकती है। मतलब उनको बिना पैसा दिए उनसे काम करवाया जा सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 1962 का भारत और चीन का युद्ध। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे सेना की कमी के कारण क्या किया गया था? सेना में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया गया था। चाहे कोई सेना में भर्ती होना चाहता है चाहे नहीं होना चाहता है, जो भी हट्टा कट्टा जवान नौजवान दिख रहा था उसको सेना में भर्ती कर दिया जाता था। ठीक है, अब उस टाइम पे हालांकि भारत की आर्थिक स्थिति ठीक थी, उनको तनख्वाह दी गई थी, लेकिन अगर सरकार चाहे तो तनख्वाह ना भी दे। मतलब अगर सरकार चाहे तो उनसे सेना का काम भी ले सकती है और उनको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। मतलब बिना पैसे दिए काम करने को क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो नागरिकों से बेगार करवाया जा सकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा वो सबसे ऊपर रहती है। लेकिन देखिए ये जो अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 359 धारा 359 जो है 358 तो अपने आप ही लग जाएगी, लेकिन जो धारा 359 है उसमें क्या है? उसमें 2 अधिकार ऐसे हैं जिनको नहीं छीना जा सकता। एक तो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत और दूसरा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इन दोनों अधिकारों को किसी भी सिचुएशन में नहीं छीना जा सकता। तो ये ऐसे कौन से अधिकार हैं जिसको किसी भी सिचुएशन में नहीं छीना जा सकता? तो अगर हम 20 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि किसी भी इंसान को सज़ा जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को छोटे से अपराध के लिए बड़ी सज़ा दे दी जाए। सज़ा कैसे मिलेगी? जिस तरीके का प्रावधान संविधान में किया गया है। जैसे कि मान लो चोरी के लिए जो संविधान में सज़ा दी गई है वही सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने छोटी मोटी चोरी की और उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
कि चलो भाई आपातकाल लगा है तो आपातकाल का फ़ायदा उठा के आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ऐसा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 को नहीं छीना जा सकता। इसके अलावा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार, मतलब सभी लोगों को जीने का अधिकार है। आप किसी भी सिचुएशन में उनसे उनका जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। सभी लोगों को जीवन का अधिकार है। तो ये दो अधिकार हैं जो किसी भी आपातकाल की सिचुएशन में नहीं छीने जा सकते। वो कौन से हैं? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। क्यों नहीं छीने जा सकते? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तरीके से अधिकार हम कह सकते हैं। अगर ये छीन लिए गए तो लोगों से उनके जीने का अधिकार छीना जा सकता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसके बाद हम बात करते हैं बेगार वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1962 में बेगार करवा ली गई थी, जो है सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखी गई है। एनसीसी दी जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब उनमें एनसीसी में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनको बंदूक वगैरह चलाना पहले ही सिखा दिया जाता है, परेड करना सिखा दिया जाता है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को पहले मौका मिलता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कोई दूसरा देश हमला कर देता है। इसके बाद देखिए राज्य की जो सरकारें होती हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल का जब धारा 352 को लागू कर दिया जाता है तो उस टाइम पे राज्य सरकार की सारी शक्तियों के ऊपर रोक लगा दी जाती है। जो सारा का सारा शासन होगा वो कौन संभालेगा? राष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। राज्य की शक्तियों के ऊपर रोक लगा दी जाएगी और प्रशासन कौन संभालेगा? राष्ट्रपति संभालेगा। राज्य का जो बजट है उसको भी रोका जा सकता है, मतलब जो पैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को डेवलपमेंट के लिए देती है, जो भी और परियोजनाएं हैं उन पे खर्च करने के लिए देती है, तो उसको कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है। देखिए अब तक जितने भी हमने अधिकारों की बात की है उनको परमानेंटली नहीं हटाया जाएगा, उनको सिर्फ कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड करने का मतलब है कि जब तक आपातकाल लगा है, जब तक आपसे आपके अधिकार छीने गए हैं, जैसे ही आपातकाल हट जाएगा आपको आपके अधिकार दोबारा से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो भी अधिकार हैं वो लोगों से सिर्फ कुछ टाइम के लिए छीने गए हैं, परमानेंटली नहीं। जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाएगा वो सारे के सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। अभी देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि क्या आपातकाल के दौरान पीएम और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद है, उसका अगर कार्यकाल खत्म हो जाता है, मान लीजिए अभी जो आपातकाल लगा, जैसे कि 1975 में आपातकाल लग गया था, ठीक है, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल है जो वो ख़त्म हो गया था, तो उस टाइम पे क्या किया गया था, उसके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। लेकिन 1 साल बाद फिर भी आपातकाल ख़त्म नहीं हुआ तो उनको 1 साल के लिए फिर से मौका मिलेगा, और वो कब तक रहेंगी? 1977 तक। लेकिन जैसे ही 1977 में आपातकाल हटा दिया गया उसके तुरंत बाद क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये क्या कहता है, संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है कि अगर आपातकाल के दौरान किसी प्रधानमंत्री का या फिर उसकी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसके अगर 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, आप सबको पता है लोकसभा के लिए जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी एमपीज़ होते हैं, उनको सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर वो 5 साल पूरे हो गए हैं तो उनकी जो टाइम पीरियड है उसमें 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, और अगर 1 साल के अंदर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा। और जैसे ही आपातकाल हटेंगे उसके तुरंत बाद क्या होंगे? चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा आपातकाल, राजकीय आपातकाल। देखिए राजकीय आपातकाल जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 356 के अंतर्गत है। कौन से के अंतर्गत है? 356 के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि सिर्फ किसी राज्य विशेष के ऊपर ही जो है इस तरीके का आपातकाल लगाया जाता है, और मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के अंतर्गत आपातकाल लगेगा, कोई विदेशी हमला हुआ, नहीं, राज्य के अंदर ही। अगर राज्य अपना जो उनका प्रशासन है, संवैधानिक शासन है, उसको नहीं संभाल पाता है तो इस टाइम पे जो ये लगाया जाता है। तो राजकीय आपातकाल का कारण क्या है? राज्यों की संवैधानिक शासन की विफलता। राज्यों की संवैधानिक शासन की विफलता मतलब जो संवैधानिक शासन है राज्यों को सौंपा गया है वो अगर वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पे किसी भी राज्य के अंदर राजकीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन देखिए ये जो आपातकाल शब्द है ना, राजकीय आपातकाल, संविधान में राज्यों के आपातकाल के लिए राजकीय आपातकाल का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि इसके लिए एक शब्द यूज़ किया गया है जिसका जो क्या है, राष्ट्रपति शासन।
मतलब यहाँ पे आपातकाल हम इसे नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे राष्ट्रपति शासन। मतलब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। अभी जैसे कि पीछे 2019 में आपने देखा था जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, तो सारे डिसीजन जो है वो कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। अब राष्ट्रपति ने क्या किया था, जो है 370 को हटा दिया, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति का तो नाम होता है, आप सबको पता है, भारत का जो संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। राष्ट्रपति को सिर्फ कुछ नाम मात्र की शक्तियाँ मिली हुई होती हैं। नाम मात्र की शक्तियों से मतलब क्या है कि उसे संसद की बात माननी पड़ती है, ठीक है। संसद जो डिसीजन हो लेगी वही जो है मान्य है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का मुखिया है। जो अप्रूवल संसद ने दे दिया उसको प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, वो बाध्य है। अगर नहीं मानता है तो क्यों बाध्य है? क्योंकि संसद उसको महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। इसीलिए जो प्रेसिडेंट है उसको मान लीजिए संसद के इतने सारे मेंबर्स ने किसी भी बिल को पास किया है तो वो कुछ ना कुछ तो सही होगा उसमें, तभी तो इतने सारे मेंबर्स। आप सबको पता है कि कोई भी कानून अगर पास होता है, संविधान में बनाया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो उस टाइम पे संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में उसको बहुमत से पारित जो है होना पड़ता है। अब अगर वो बहुमत से पारित नहीं किया जाएगा तो वो कानून नहीं बन सकता, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही वो बहुमत से पारित हो गया तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे, वो उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। देखिए, ये लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें भी बहुमत 2 तरह का होता है। एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है। साधारण बहुमत का मतलब 50%, अगर ज़्यादा वोट उसको मिल जाते हैं, और विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। अगर टोटल मेंबर्स के 3 हिस्से हम करते हैं तो उसमें से 2 हिस्से जो है उसके लिए सहमति अगर देते हैं तो ही वो कानून बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति शासन की, तो ये अनुच्छेद 356 में वर्णित है और इसमें कब लगाया जाता है? राज्यों की संवैधानिक शासन की विफलता, मतलब राज्य जो है ना अपना शासन नहीं संभाल पा रहे हैं अच्छे तरीके से, कोई कानून उन्होंने तोड़ दिया है, कोई और प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है, तो उस टाइम पे शासन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब इसकी जो अवधि होती है, मतलब टाइम होता है, वो कितना होता है? 2 महीने का होता है, यानी कि 60 दिन का होता है, ठीक है, 60 डेज। वो वाला जो हमने बात की थी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया था, पहले वाला जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, उसमें 30 दिन के लिए था, लेकिन अब ये कब लगेगा? 60 डेज़ के अंतर्गत। अब 60 दिन के लिए इसको लगाया गया है, तो उसके बाद जब संसद का अप्रूवल इसको मिलता है तो इसको 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जा सकता है। 3 वर्ष से ज़्यादा आप इसको नहीं बढ़ा सकते, यानी कि इसमें लिमिट है। इसमें सिर्फ आप जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 3 साल तक के लिए ही बढ़ा सकते हैं। और जो राष्ट्रीय आपातकाल हमने शुरुआत में पढ़ा था उसमें आप कितने दिन के लिए भी इसको बढ़ा सकते हैं। तीसरे तरह का आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। ये जो वित्तीय आपातकाल है ये भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है और इसका वर्णन अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। देखिए, ये कब लगता है वित्तीय आपातकाल? ये उस टाइम पे लगता है जब देश के सामने कोई वित्तीय समस्या होती है। वित्तीय समस्या मतलब पैसे से रिलेटेड, ठीक है, वित्तीय समस्या है, कोई साख से संबंधित समस्या है या साख को खतरा है। साख क्या होते हैं? जो हम लोन वगैरह लेते हैं, देते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, वो साख के अंतर्गत आती हैं। तो देश का जो वित्तीय स्थायित्व है उसको समस्या होती है, साख को समस्या होती है, इसी वजह से वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। अब वित्तीय समस्या के लिए भारत में एक बार भी आपातकाल नहीं लगा है। अब देखिए, ये जो घोषणा है ये जब की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा तो 60 डेज़ के अंतर्गत संसद का अनुमोदन मिलना जरूरी है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें 30 दिन के अंदर मिलना जरूरी है और इसमें जो है 60 दिन के अंतर्गत। अगर 60 दिन के अंदर संसद का अनुमोदन मिल जाएगा तो ये जो है आपातकाल लागू रहेगा, और नहीं तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और इस आपातकाल को की जो समय सीमा की अगर बात करें, लिमिट की बात करें, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको कितने भी टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब ये जो वित्तीय आपातकाल होता है, अगर ये लग जाता है तो इसमें अधिकारों के क्या अधिकार छीने जाएंगे, उनसे क्या जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में, तो इससे भारत के नागरिकों के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ वो लोग जो भारत की संचित निधि से जिनको वेतन मिलता है, संचित निधि कौन सी होती है? जिसमें भारत के का जो कोर्स होता है, जिसके जितने भी गवर्नमेंट जो में वर्कर होते हैं उन सबको जहाँ से सैलरी दी जाती है,
उसमें से वेतन पाने वाले लोगों की तनख्वाह में कटौती की जा सकती है। मतलब जो भी सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह कुछ ना कुछ % काट ली जाएगी। क्यों काट ली जाएगी? क्योंकि देश में वित्तीय आपातकाल लगा है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच जो धन का बंटवारा है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। मतलब राज्यों को मान लीजिए 20% मिल रहा है तो उनको कितना मिलेगा? 10% ही मिलेगा। कितने टाइम के लिए? जब तक वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है। देखिए, भारत में मैंने पहले भी आपको बता दिया था, भारत में ऐसी समस्या नहीं आई है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। एक बार लगने वाला था, लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनको वित्त मंत्री बना दिया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, या फिर पता नहीं कोई और PM होते थे। तो उनके द्वारा जब उनको ये जो मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री होते थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को संभाला था और देश जो है आपातकाल की समस्या से बच गया था। क्योंकि जो है इनकी जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो बहुत ही अच्छी थी और इन्होंने बहुत अच्छे से उस समस्या को समाधान जो है कर लिया था। तो केंद्र और राज्यों के बीच धन का विभाजन जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। संचित कोष से तनख्वाह पाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी तनख्वाह काटी जा सकती है और इस तरीके से इसको कितना भी टाइम करके बढ़ाया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा आपातकाल के बारे में। आपातकाल जो है 3 तरीके का होता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 352 के अंतर्गत आता है। राजकीय आपातकाल 356 में आता है और वित्तीय आपातकाल 360 में आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप सबसे पहले देख सकें। इसके बाद जो हमारी नई टॉपिक होगी वो नई वीडियो जो होगी वो किस टॉपिक पे होगी? भारत में आपातकाल। अब तक हमने पढ़ा है सिर्फ आपातकाल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे भारत में आपातकाल कितनी बार लगा है और किन किन कारणों की वजह से लगा है। थैंक यू।